मुजफ्फरपुर से भी आप काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर के विकास को किस नज़र से देखते हैं? अभी जो देख रहे हैं जल जमाव। देखिए, मुजफ्फरपुर मेरी कर्म जन्मस्थली वैशाली है, तो कर्म स्थली को मैं विकसित मुजफ्फरपुर बनाना चाहता था। मुकेश सहनी जी बीजेपी वाले पैर धोंगे या फिर इंडिया धोंगे? देखिए, मुकेश सहनी जी एक समझदार मल्लाह वर्ग का नेतृत्व करते हैं। यह वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है। उन्हें इस वर्ग को ध्यान रखते हुए विकास के पौधान पर जो एनडीए चल रहा है उसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बाकी उनको सोचना है। वैशाली से लड़ने की बातें आ रही है। देखिए, वैशाली से की जनता जो है वह चाहती है कि सुरेश जी वैशाली का नेतृत्व करें। वैशाली की जनता चाहती है कि सुरेश जी अगर यहाँ आएंगे तो जिस कदर से इनका काम करने की इनकी सोच है, वैशाली एक विकसित पर्यटन स्थल बनेगा। तो हमारी खोज भी वहाँ हो रही है। अब ये तो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि वह किसको लड़ाती है, क्या करती है, किसको। क्या लगता है कि आपको हरी झंडी मिल चुकी है वहाँ से लड़ने के लिए? मैं गलत बात तो कभी बोलता नहीं हूँ। मैं चाहता जरूर हूँ कि वैशाली का विकास हो, और वहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें मुझे उम्मीद है कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा निर्णय हम बोले ये हमारे पार्टी के वसूल के खिलाफ। और बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक एक चीज़ पर कहाँ से फंडिंग होगा, कैसे होगा, स्मार्ट रेलवे स्टेशन कैसे बनेगा, यहाँ की सड़कें कैसे बनेंगे, सिकंदरपुर झील कैसे बनेगा, स्टेडियम कैसे बनेगा, कचरा प्रबंधन से फर्टिलाइजर कैसे जल निकासी कैसे यहाँ एसटीपी बना करके होगा, बस स्टैंड बैरिया किस तरह से बनेगा जैसा पटना से हम लोग बनाए। ये सारी योजना हमारी थी और सबका करीब करीब हमने बहुत योजना का शिलान्यास भी कर दिया। वो काम हो गए होते तो आज मुजफ्फरपुर एक विकसित सौभाग्यशाली सुंदर मुजफ्फरपुर दिखता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। लोकसभा चुनाव आने वाली है, 2024 चंद कदम की दूरी पे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या कहेंगे? वैशाली से लड़ने की बातें आ रही है। देखिए, वैशाली से की जनता जो है वह चाहती है कि सुरेश जी वैशाली का नेतृत्व करें, और 94 में भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण हमने वहाँ किया था। यानी लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ने के लिए पार्टी का आदेश हुआ था और हम लोग लड़े थे। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी अपना नाम दर्ज करने के लिए वहाँ चुनाव लड़ रही थी। जीतने हारने का प्रश्न वहाँ नहीं था। लेकिन उसके बाद मुजफ्फरपुर में वैशाली बराबर ही गठबंधन की राजनीति में रहा, और गठबंधन की राजनीति में वैशाली का जो विकास होना चाहिए था, एक राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक स्थल, चूँकि भगवान महावीर का जन्मस्थली है और भगवान
बुद्ध का कर्मस्थली वैशाली रहा है। इतना ही नहीं, रामायण में उद्धृत है, बहुत सारे बात की चर्चा और भी ग्रंथों में आया है कि जब जनकपुर विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेके जा रहे थे तो वैशाली में राम कुटी स्थान जो आज है वहाँ रात्रि विश्राम उन्होंने किया था। तो इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और एक चेतना, विश्व के चेतना के दृष्टिकोण से बुद्ध का वह कर्मस्थली आज बिल्कुल विकसित नहीं हुआ। तो वैशाली घर है, नारायणी नदी के किनारे, इस साइड और उस साइड छपरा और इस साइड कन्याहा चक, दोनों जगह हमारा मकान और पैटर्नल प्रॉपर्टी है और खेती बाड़ी से हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो है। इसलिए वैशाली की जनता चाहती है कि सुरेश जी अगर यहाँ आएंगे तो जिस कदर से इनका काम करने की इनकी सोच है, वैशाली एक विकसित पर्यटन स्थल बनेगा। इसलिए और नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पिछली बार 6 महीना पूर्व जब आए थे तो उन्होंने कहा कि वैशाली भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो जब भाजपा चुनाव लड़ेगी तो हमारी खोज भी वहाँ हो रही है। अब ये तो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि वह किसको लड़ाती है, क्या करती है, किसको। क्या लगता है कि आपको हरी झंडी मिल चुकी है वहाँ से लड़ने के लिए? मैं गलत बात तो कभी बोलता नहीं हूँ। मैं चाहता जरूर हूँ कि वैशाली का विकास हो और वहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें मुझे उम्मीद है कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निर्णय हम बोले ये हमारे पार्टी के वसूल के खिलाफ होगा। मुजफ्फरपुर से भी आप काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं, मुजफ्फरपुर के विकास को किस नज़र से देखते हैं अभी जो देख रहे हैं जल जमाव? देखिए, मुजफ्फरपुर मेरी कर्मस्थली है, जन्मस्थली वैशाली है। तो कर्मस्थली को मैं विकसित मुजफ्फरपुर बनाना चाहता था और बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक एक चीज़ पर कहाँ से फंडिंग होगा, कैसे होगा, स्मार्ट रेलवे स्टेशन कैसे बनेगा, यहाँ की सड़कें कैसे बनेंगे, सिकंदरपुर झील कैसे बनेगा, स्टेडियम कैसे बनेगा, कचरा प्रबंधन से फर्टिलाइज़र कैसे बनेगा, जल निकासी कैसे यहाँ एसटीपी बना करके होगा, बस स्टैंड बैरिया किस तरह से बनेगा जैसा पटना से हम लोग बनाए। ये सारी योजना हमारी थी और सबका करीब करीब हमने बहुत योजना का शिलान्यास भी कर दिया था। वो काम अधूरा ही शुरू ही हुआ था तो 3 साल ही हम लोग रहे थे और जब काम शुरू हुआ तो कुछ समय तो कोरोना में बीत गया। कोरोना में काम, कॉन्ट्रैक्टर कोई आदमी काम कर नहीं रहा था, काम पर बंदिश लगा हुआ था और जब कोरोना हटा तो चुनाव आ गया तो वो काम हुए नहीं। अगर वो काम हो गए होते तो आज मुजफ्फरपुर एक विकसित, सौभाग्यशाली, सुंदर मुजफ्फरपुर दिखता। इस बात का मुझे दुख है, अफसोस है कि सब कुछ करने के बाद जिस मंजिल तक इसको पहुंचाना था वो अटक गया। मेरी कोशिश ज़रूर होगी अब भी कि मुजफ्फरपुर का विकास में हमारी भूमिका जहाँ भी
होगी, उसमें हम अपना योगदान। भारतीय जनता पार्टी इंडिया से लड़ने के लिए कितनी ताकत लगाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी हैं, आज आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व के पैमाने पर उस व्यक्ति का एक विशाल चरित्र, विशाल सम्मान प्राप्त कर रहा है। किसी को सम्मान ऐसे थोड़े ही मिलता है। वह आदमी भारतवर्ष को इस परिस्थिति में, जबकि कई एक आपदा भारतवर्ष में आई, कोरोना ऐसी बीमारी आया, उसमें देश को उन्होंने कोरोना की दवा बना करके अपने देश को बचाया ही नहीं, दूसरे देश को भी दे करके बचाया। आज जिस तरह से सड़कें की जाल बिछी हुई है, जिस तरह से एक एक चीज का विकास आप देखिए, मेडिकल कॉलेज का देखिए, मेडिकल लाइन पर देखिए, एयरपोर्ट का विकास देखिए, सड़क का विकास देखिए। और पहले हमें आँख चाइना दिखलाता था, हमें आँख पाकिस्तान दिखलाता था, हम डर करके अपने अंदर सिमट के रह जाते थे। आज इस 36 इंच का कलेजा वाला भारतवर्ष का एक गरीब का बेटा किसी से झुकता नहीं है, और उसने देश के डिफेंस को इतना मजबूत किया है कि दूसरे देश अब समझते हैं कि हिंदुस्तान से पग्गा लेना बहुत आसान नहीं होगा। और उनका ये भी कहना है कि अगले इस सत्र में भाजपा की सरकार बनना निश्चित ही है, प्रधानमंत्री बनेंगे तो विश्व का तीसरी बड़ी शक्ति, भारतीय जनता पार्टी को सबल बनाने में उनकी भूमिका अहम रहेगी। मुकेश सहनी जी का बीजेपी वाले पैर धोएंगे या फिर इंडिया धोएंगे? देखिए, मुकेश सहनी जी एक समझदार मलाह वर्ग का नेतृत्व करते हैं। यह वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है। उन्हें इस वर्ग को ध्यान रखते हुए विकास के पौधान पर जो एनडीए चल रहा है, उसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बाकी उनको सोचना है कि महागठबंधन में जाकर के क्या करेंगे, और विकास की सीढ़ी पर चढ़ करके उनके समाज का विकास क्या होगा, ये तो उनके समझने की चीज़ है। और अभी तक तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कहीं कुछ किए नहीं हैं, सोचे नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वह सही समय पर सही डिसीजन लेंगे।